प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रंध्र और उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने एपिडर्मिस और इस एपिडर्मिस में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाओं का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम स्टोमेटा या रंध्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि रंध्र सामान्यतया जो लीफ, जिसको हम पर्ण कहते हैं, इस पर पाए जाने वाले स्मॉल पोर या सूक्ष्म छिद्र है। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में रंध्रों के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों में पत्तियां डोर्सीवेंट्रल या पृष्ठाधारी होती है। डाइकोट में लीफ है वो डोर्सीवेंट्रल यानी डोर्सल और वेंट्रल सतह में विभेदित, जिसको पृष्ठ अधर या पृष्ठाधारी कहते हैं। किसमें? डाइकोट के अंदर। जबकि मोनोकोट यानी एक बीजपत्री में जो पर्ण है वो आइसो बाइलेटरल या समद्विपार्श्विक होती है। तो एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए कि मोस्टली हम सामान्य कंडीशन की बात करें तो डाइकोट में जो अधिकतम रंध्र है वो पत्ती की लोअर सरफेस, जिसको हम अबेक्सियल सरफेस कहते हैं, पर्ण के संदर्भ में वह डोर्सल सरफेस है, वहाँ पर अधिकतम मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। जबकि मोनोकोट, जिसमें आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, इसमें पर्ण की दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। यदि हम जीरोफाइट्स या मरुस्थलीय पादपों की बात करें तो मरुस्थल में पहले से ही जलाभाव है, जल की कमी है। उस स्थिति में जल हानि को रोकने के लिए रंध्र सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं आते हैं। वहाँ पर रंध्र है वो सनकन या पर्ण में धसे हुए रहते हैं। सनकन स्टोमेटा या धसे हुए रंध्र जीरोफाइट्स या मरुस्थलीय प्लांट्स में आपको मिलेंगे। रंध्र क्या काम करते हैं? रंध्र के द्वारा दो मुख्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला कार्य इसमें वह है गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का आदान प्रदान। गैसियस एक्सचेंज जिस पोर के द्वारा होता है, सामान्यतया वो पोर कौन से हैं? स्टोमेटा या रंध्र है। दूसरा इसमें वह है ट्रांसपीरेशन, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ये कार्य भी रंध्रों के द्वारा संपन्न किया जाता है। रंध्र किस प्रकार की संरचना है, इसकी एक इमेज हम इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे। रंध्र सूक्ष्म छिद्र है, स्मॉल पोर है, और इसके दोनों तरफ किडनी के आकार की यानी वृक्काकार या किडनी शेप्ड द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ये पोर है, तो इसके दोनों तरफ इधर और इधर ये गार्ड सेल्स है, और इन गार्ड सेल्स की विशेषता, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे,
हरित लवक मिलेंगे। बाकी एपिडर्मल सेल में सामान्यतया हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, परंतु इस एपिडर्मिस की जो ये गार्ड सेल्स है इनमें हरित लवक आपको मिलेंगे। इन गार्ड सेल्स की विशेषता कि इसकी आंतरिक जो भित्ति है, ये वाली भित्ति, ये आंतरिक भित्ति मोटी होती है, जबकि इसकी जो ये बाह्य भित्ति है, ये बाह्य भित्ति पतली और लचीली या इलास्टिक होती है। ये द्वार कोशिकाएं या तो स्फीत होगी, टर्जिट, या फिर फ्लैसिड यानी शलत होगी और इस रंध्रों को बंद और खोलने का कार्य करेंगे। द्वार कोशिकाएं अपने चारों तरफ स्पेशियल या विशिष्ट एपिडर्मल सेल्स के द्वारा घिरी हुई रहती है और इन कोशिकाओं को हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स है, ये कोशिकाएं सब्सिडियरी सेल या इनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये अंदर वाली कोशिकाएं कौन सी हो गई? गार्ड सेल्स, या इनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, स्टोमेटा यानी सूक्ष्म पोर, ये मिलकर के रंध्री उपकरण या स्टोमेटल अपैरेटस का निर्माण करते हैं। रंध्री उपकरण या स्टोमेटल अपैरेटस पर्ण के प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रंध्रों की संख्या या रंध्री आवृत्ति में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग पादपों में रंध्रों की संख्या और उनका वितरण है वो अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि द्वार कोशिका किस आकार की है, तो ये किडनी शेप ध्यान रखना। परंतु जो ग्रासेस या हम घास की बात करें तो वहाँ पर जो गार्ड सेल्स या द्वार कोशिका है वो किडनी शेप्ड नहीं होती है। वहाँ पर द्वार कोशिकाएं डम्बेल या डम्बलाकार होती है, यानी आपको द्वार कोशिका मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। ये एक द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका है, ये पोर हो गया, ये दोनों साइड में द्वार कोशिका है। तो ये डंबल के आकार की द्वार कोशिकाएं ग्रासेस के अंदर या मोनोकोट के अंदर आपको मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, पत्तियों पर रंध्र उनके वितरण के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में